हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखा। हमने बात की कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो हमने कहा कि देखो, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे अपने ऑर्गेनिज़म्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले हमने कहा भाई क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो हमने कहा कि भाई हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और हम एक साथ इतनी सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं भाई, चीज़ों को क्लासीफाई करने लग जाते हैं कुछ ग्रुप्स में, और उन्हीं ग्रुप्स को हमने नाम दे दिया था किंगडम। ठीक है। तो हमने कहा था वही अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज़ दी। किसी ने कहा कि भाई मैं ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई करता हूँ, किसी ने कहा मैं 3 किंगडम में क्लासीफाई करता हूँ, किसी ने कहा मैं 5 किंगडम में क्लासीफाई करता हूँ। और इन सब थ्योरीज़ के बारे में हमने एक एक करके डिटेल में पढ़ लिया है। फिर हमने कहा कि भाई इस चैप्टर में हम कौन सी थ्योरी को फॉलो करने वाले हैं। तो हमने कहा इस चैप्टर में हम 5 किंगडम वाली जो थ्योरी है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको फॉलो करने वाले हैं। अब वो कौन से 5 किंगडम थे? देखो, एक था हमारा मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, एंड देन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया और प्लांटे। ठीक है, ये 5 किंगडम है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। लेकिन मैंने ये चीज़ पहले ही बता दी थी कि इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सिर्फ 3 किंगडम्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। अब आप कहोगे कि बाकी जो 2 किंगडम है, एनिमेलिया और प्लांटे, उन्हें हम कहाँ पढ़ेंगे? तो वो जो चैप्टर्स हैं, वो जो हमारे किंगडम है, उनके लिए अलग से सेपरेट चैप्टर बने हुए हैं हमारी बायो में, क्योंकि वो जो 2 ग्रुप्स हैं वो काफ़ी बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हम एक ही चैप्टर में नहीं पढ़ सकते। तो हमारे पास में 2 चैप्टर्स हैं अलग अलग, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जहाँ पे हम इन दोनों किंगडम्स के बारे में अलग से पढ़ते हैं डिटेल में। फ़िलहाल इस चैप्टर में हम 3 ही किंगडम्स के बारे में बात करते हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई, जिसमें से हमने किंगडम मोनेरा पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक हमने कहाँ तक चीज़ें पढ़ ली हैं, ये सब हमने देख लिया, क्विक रिवीजन देख ली, क्विक रिव्यू देख लिया। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि मतलब आपको समझ नहीं आया मैंने अभी क्या बोला, तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियोस देखिए, क्योंकि उनमें हमने अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ देखी है, मैंने एग्जांपल्स के साथ में समझाया है। अब मैं वो चीज़ 2 मिनट में नहीं समझा पाऊँगी सब कुछ। अभी जस्ट मैंने रिकैप दिया है कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, ताकि हम कनेक्टेड रहें अपने चैप्टर से। ठीक है। तो उसके बाद में अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? देखो, जैसे कि मैंने बताया, हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंगाई। हम इन 3 किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर में, जिसमें से हमारा एक टारगेट तो कंप्लीट हो गया है, जो था किंगडम मोनेरा। अब हमें इन 2 किंगडम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और हमें एक और चीज़ पढ़नी है जिसका नाम होता है वायरस। वायरस के बारे में तो हम सभी ने सुना ही है, और जैसा कि अभी कोविड-19 आया था तो वो भी एक वायरस था। लेकिन हम अभी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे वायरस के बारे में। जब वायरस का टॉपिक आएगा तब हम उसे अच्छे से समझेंगे। मैंने बस बता दिया कि हमें अब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक हमें ये किंगडम पढ़ना है, एक हमें ये किंगडम पढ़ना है, और साथ में हमें वायरस पढ़ना है। तो अभी हमने मतलब कह सकते हैं कि आधा पोर्शन इस चैप्टर को कवर कर लिया। एक तो वो थ्योरीज़ वाला पार्ट हो गया और हमारा एक किंगडम भी हो गया। तो अब थोड़ा सा चैप्टर बचा है, उसको पढ़ते हैं। तो देखो यार, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा किंगडम होता क्या है? अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, और इस क्वेश्चन को मैंने जब वो टॉपिक पढ़ाया था क्लासिफिकेशन वाला, तब मैंने इस क्वेश्चन को कवर भी किया था। मैं पूछती हूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? 1 मिनट का पॉज लेके, 1 मिनट का ब्रेक लेके सोचो इस क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में बताया भी था। देखो यार, अब तब मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं बताती हूँ, प्रोटिस्टा किंगडम को इंट्रोड्यूस किया था अर्नेस्ट हैक्ल ने। देखो यार,
ये तो हमें पता है कि जो किंगडम क्लासिफिकेशंस आई थी एक एक करके हमने पढ़ी थी कि भाई 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने कहा था कि भाई 2 किंगडम होते हैं, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, लेकिन फिर हमने देखा था कि भाई जो लीनियस की क्लासिफिकेशन थी जिसमें उन्होंने कहा कि प्लांट होते हैं और एनिमल, तो वहाँ पे एक गड़बड़ होने लग गई थी। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके अंदर दोनों के फीचर थे, जैसे कि यूग्लिना था। भाई क्या था कि वो प्लांट जैसा भी दिख रहा था और वो एनिमल जैसी हरकतें भी कर रहा था। तो अब हम क्या समझें, अब हम उसे अगर प्लांट में रखेंगे तो हम बाकी साइंटिस्ट कहने लग गए कि भाई इसमें तो एनिमल जैसे फीचर्स भी हैं, और जब एनिमल में रखा तो फिर बाकी साइंटिस्ट कहने लग गए कि इसमें तो प्लांट जैसे फीचर भी हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम प्लांट किंगडम में रखें या एनिमल किंगडम में रखें। तो फिर अर्नेस्ट हैकल आए, उन्होंने कहा भाई देखो, जिस भी ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करने में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, उनके लिए मैं एक नया ग्रुप बना देता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया ग्रुप बना दिया जिसके अंदर उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनको क्लासीफाई करने में हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। या कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज़म दोनों के फीचर दिखा रहे थे, प्लांट के भी और एनिमल के भी, उनको हमने एक अलग ग्रुप में रख दिया और उसी ग्रुप का नाम था प्रोटिस्टा। तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि प्रोटिस्टा किंगडम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, उसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। कैसे होगा ये हमने देख लिया। हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, मैंने अभी दोबारा से बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में किसने बताया। अब देखते हैं कि भाई किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। देखो यार, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, जो दोनों के फीचर्स दिखा रहे हैं, जो प्लांट के भी फीचर दिखा रहे हैं, जो एनिमल के भी फीचर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में अच्छे से साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मोनेरा और प्रोटिस्टा में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमने कल मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो हमारा मोनेरा है, मोनेरा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। मोनेरा में हमने कहा था कि यूनिसेलुलर तो वो भी होते हैं, लेकिन यार वो प्रोकैरियोट होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। डिफरेंस है ना, यूनिसेलुलर तो दोनों है, लेकिन जहाँ पे मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, वहीं पे जो हमारे प्रोटिस्टन होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में मैंने सेल चैप्टर में बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया था, और इस चैप्टर में भी मैं लगभग 2-3 बार समझा चुकी हूँ। अब मैं एक लाइन में समझाऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। देखो यार, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बस अभी इतना याद रख लो अगर आपको नहीं पता, और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप सेल चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। हमने कहा कि भाई प्रोटिस्टा के अंदर हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। अब हमने जब अपना बैक्टीरिया पढ़ा था, या कह सकते हैं मोनेरा किंगडम पढ़ा था। देखो यार, मैं मोनेरा से इसलिए लिंक करवा रही हूँ क्योंकि ताकि आप याद रख सको उसको भी, और इनमें कंफ्यूज ना हो, डिफ्रेंशिएट करना आपको आ जाए। तो यार, जब हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था, हमने कहा था कि भाई किंगडम मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके सोल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हमने कहा था भाई जो मोनेरा होते हैं, यानी मोनेरा और बैक्टीरिया यार सेम बात है, ये चीज़ पहले भी बता दी है मैंने। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती थी पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं भाई ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, इनकी सेल वॉल के बारे में हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में सेल वॉल हो। ठीक है, हम कहते हैं भाई प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, कुछ के पास में सेल वॉल होगी और कुछ के पास में सेल वॉल नहीं होगी।
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में सेल वॉल है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में सेल वॉल नहीं है। भाई हमने कहा ना कि कुछ प्लांट जैसे फीचर दिखा रहे हैं, तो जो प्लांट जैसे फीचर दिखा रहे होंगे उनके पास में सेल वॉल होगी, और जो एनिमल जैसे फीचर दिखा रहे होंगे उनके पास में सेल वॉल नहीं होगी। समझ रहे हो चीज़ों को? ये जब हमने लीनियस की क्लासिफिकेशन की थी तो मैंने बताया था कि जो देखो यार, जो प्लांट्स होते हैं उनके पास में सेल वॉल होती है, प्लांट्स के पास में सेल वॉल होती है। वहीं पे जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके पास में सेल वॉल नहीं होती है। इस चीज़ को समझा? प्लांट के पास में सेल वॉल होएगी, एनिमल के पास में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और अभी अभी हमने कहा कि प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ यार प्लांट जैसे होते हैं, कुछ एनिमल जैसे होते हैं। तो जो प्लांट जैसे होंगे उनके पास में सेल वॉल होगी, और जो एनिमल जैसे होंगे उनके पास में सेल वॉल नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ के पास में सेल वॉल है, कुछ के पास में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं जिनके पास में सेल वॉल है तो वो किस चीज़ की बनी हुई है? वो बनी हुई है सेलुलोज की। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और जो प्रोटिस्टा के अंदर है ऑर्गेनिज्म जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट है उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी है। यार मैं बस एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं अभी याद करवा के भेजूँगी सब चीज़, बात के लिए नहीं छोड़ना हमें। प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो प्लांट जैसे भी फीचर दिखा रहे हैं और जो एनिमल जैसे भी फीचर दिखा रहे हैं। तो जो प्लांट जैसे फीचर दिखा रहे हैं उनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट है, और उनके पास में वैसी ही सेल वॉल प्रेजेंट है जैसी प्लांट्स के पास में है, ठीक है। तो यार हमें ये पता लग गया भाई जो ऑर्गेनिज्म प्लांट जैसे दिख रहे हैं ना उनमें प्लांट जैसे फीचर हैं, और कौन से फीचर है? प्लांट की सेल वॉल जैसे फीचर है। प्लांट की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी है, उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी है। वहीं पे हम कह रहे हैं भाई कुछ एनिमल जैसे भी हैं, तो जो एनिमल जैसे हैं उनके पास में सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। बस अब उसके बाद में हम कहते हैं यार इनके पास में मूवमेंट के लिए क्या चीज़ होगी? जैसे कि जब हमने वो पढ़ा था मोनेरा, तो उसमें हमने देखा था कि भाई कुछ होते थे बैक्टीरिया जिनके पास में फ्लैजुला होता था, और कुछ होते थे जिनके पास में फ्लैजुला नहीं होता था। ये चीज़ पहले भी बताई है कि फ्लैजुला जो होता है वो मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फ्लैजुला यार हमने उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है सेल चैप्टर में, इसलिए मैंने सेल चैप्टर पहले पढ़ा दिया था, जबकि सेल चैप्टर जो है एनसीईआरटी में बाद में दिया हुआ है, लेकिन उसको मैंने पहले करा दिया था क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें उस चैप्टर से यहाँ पे दी होती हैं और वो फिर हमें समझ नहीं आती, इसलिए प्लीज़ आप वो चैप्टर पढ़ लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखो हमने कहा भाई हमारे पास में ना मूवमेंट के लिए, मतलब यार मूव करने के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि हमारा फ्लैजुला हो गया, सीलिया हो गया, स्यूडोपोडिया हो गया, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम कहते हैं भाई ये जो प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं ना, प्रोटिस्टा के अंदर यार अलग अलग ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मोनेरा में तो कह दिया था कि सभी बैक्टीरिया हैं, लेकिन यार यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई कुछ के पास में फ्लैजुला है, कुछ के पास में स्यूडोपोडिया है, कुछ के पास में सीलिया है, और ये हम पढ़ेंगे कि किसके पास में क्या चीज़ है, ठीक है। अभी तो हम जस्ट थोड़ा ओवरव्यू टाइप देख रहे हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे हिस्टोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखो यार जब हमने सेल चैप्टर किया था तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस किया था तो हमने देखा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है या यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हो गई, उनके ऑर्गेनेलीज के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसको ही हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। हम कहते हैं भाई यूकैरियोटिक सेल में कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हो गई। हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन क्या होता है यार हिस्टोन जो हमारा डीएनए होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है, लगभग 2 मीटर का होता है हमारा डीएनए। हमारी बॉडी में डीएनए होता है
जो जीन्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। जेनेटिक मटेरियल होता है, हम सबका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। तो जो डीएनए होता है ना वो 2 मीटर के जितना होता है, लगभग 2 मीटर के जितना होता है। अब आप एक बार बताओ, 2 मीटर वाली चीज़ है क्या, और हमारे जो मतलब कह सकते हैं हमारी यार, आप इतना डीएनए के बारे में नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ज़्यादा वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है, क्लास 12th में है वो चैप्टर। अभी जिसमें हिस्टोन के बारे में बताना चाहती हूँ। यार डीएनए बहुत ज़्यादा लंबा होता है और उसको ना हमें छोटा करके रखना है अपनी बॉडी में। अगर यार कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसे हमें छोटा करना है तो हम क्या करेंगे, उसे मोड़ेंगे। आप कैसे सोच सकते हो, आप जैसे देखते हो कि यार रस्सी वगैरह कोई रोप है बहुत बड़ी सी और उसको आपको फोल्ड करना है, तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हो। बस गोल गोल घुमाओगे तो वो एक बॉल टाइप में बन जाएगा ना, ठीक है। ये तो हो गया भाई, हम जैसे अपने घर के सामान को फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से यार हम डीएनए का भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखो यार मान लो ये हमारी बहुत बड़ी सी रोप है, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने एक बॉल ले ली। हमारे पास में एक बॉल है, ठीक है। और आपने यार वो तो देखा होगा यार, वूल देखी होगी आपने, ऊन की, जब वो ऊन को हम ऐसे कर देते हैं बिल्कुल लाइक क्या कहते हैं यार, उसका ऊन का गोला बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ना यार हमारा जो डीएनए होता है वो भी ऐसे ही लिपटा होता है, लेकिन वो किसी चीज़ पे लिपटा होता है। आप जस्ट इमेजिन करो, ये हमारे पास में एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर है और इसी बॉल टाइप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। समझ रहे हो, हमारे पास में एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, और ये लंबा सा हमारा डीएनए है, ठीक है। ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, ये हमारा लंबा सा डीएनए है। हम क्या करेंगे, इस डीएनए को इस बॉल के ऊपर लपेटना चालू कर देंगे, ठीक है, कवर करना चालू यार लपेटना चालू कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जस्ट इमेजिन हमारे पास में एक बॉल थी और हमारे पास में एक बहुत बड़ी सी रस्सी थी। हमने उस रस्सी को उस बॉल पे लपेटना चालू कर दिया, तो फिर वो जो स्ट्रक्चर बन जाता है, रस्सी प्लस में वो बॉल, या फिर कह सकते हैं डीएनए प्लस में वो हिस्टोन प्रोटीन, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम वगैरह नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, ये हम 12th में पढ़ते हैं, बट अभी समझ लोगे तो थोड़ा और हेल्पफुल है। बस मैं अभी हिस्टोन समझाना चाह रही हूँ। हिस्टोन यार कुछ नहीं है, एक बॉल है जिसके ऊपर हम अपने डीएनए को ऐसे ऐसे करके लपेट रहे हैं, समझ गए। तो यार ये जो हिस्टोन होते हैं ना, ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, ठीक है। तभी तो हमने मोनेरा में पढ़ा था क्या कुछ ऐसा कि हिस्टोन होता है, नहीं पढ़ा था, क्योंकि मोनेरा में नहीं होती ये चीज़ें। और क्यों नहीं होती, क्योंकि मोनेरा जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हिस्टोन नहीं होते, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई। अब यार हम ना कुछ नहीं कह रहे यहाँ पे, हम वही चीज़ बोल रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं ना, वही हम बोल रहे हैं कि भाई प्रोटिस्टा के अंदर वो सब चीज़ें हैं, और ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, हम इसमें प्रो हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, भाई न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी होंगी, ठीक है। और हिस्टोन के बारे में तो हमने देख ही लिया। तो यार यही है, हमने कहा भाई प्रोटिस्टा कुछ नहीं होता, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की जो भी फीचर्स होते हैं वो सब मोनेरा में देखने के लिए मिलते हैं। अब हम कहते हैं भाई प्रोटिस्टा जो किंगडम है उनके हैबिटेट के बारे में बताओ। जैसा कि जब हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो मोनेरा किंगडम में कौन होते हैं, किस मोनेरा किंगडम के मेंबर्स कौन है, बैक्टीरिया। हमने कहा था कि भाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि हर जगह देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे ही हमने मोनेरा में बात की थी, अब हमें भाई प्रोटिस्टा में वैसे बात करनी है कि ये कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें। हम कहते हैं ये वैसे तो ये एक्वेटिक ही हैं, मतलब ज़्यादातर प्रोटिस्टा पानी में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि यहाँ पे ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वहीं पे जब हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही थी, वहाँ पे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही थी, यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया होते थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते थे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक तरह का रिप्रोडक्शन करते थे, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं यार प्रोटिस्टा में ऐसा नहीं है, प्रोटिस्टा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे 80S राइबोसोम प्रेजेंट है। अब ये क्या चीज़ है, फिर से वही बात कहूँगी, हम सेल चैप्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। वही फीचर्स हैं यार जो यूकैरियोटिक सेल के होते हैं, और जिसने सेल चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको यहाँ पे रट्टा लगाना पड़ेगा। वहीं पे जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कि जो यार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके पास में 70S RNA होता है, या कह सकते 70S राइबोसोम, सॉरी, प्रो के पास में 70S राइबोसोम होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के पास में 80S राइबोसोम होता है। अब आप बताओ, वही फीचर्स नहीं लिखे हुए जो यूकैरियोटिक सेल के होते हैं, तो इसलिए मैंने वो चैप्टर पहले पढ़ाया था, क्योंकि यार अगर हमें पहले से ही याद होगी वो चीज़ तो यहाँ पे हमें उसे रटना नहीं पड़ेगा, और वहाँ पे हमने चीज़ें समझी हैं, ठीक है। अभी तो जस्ट मैं मतलब अब बता ही सकती हूँ कि ये चीज़ होती है, ये होती है। अब ये सब क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, जो कि मैं अब दोबारा रिपीट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। उसके बाद में हम कहते हैं यार ये ना न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जैसे यार हमने देखा था कि भाई ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। कुछ ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि कुछ लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने खाने बनाने के लिए या अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई ये ना काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करते हैं। उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि इनके पास में यार कोई भी बाउंड्री नहीं होती। ये इस तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले कि भाई ये मतलब कैसे भी जिसमें भी कन्फ्यूजन है वो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रख देते हैं। इनकी कोई बाउंड्री नहीं है कि जैसे प्लांट में जो होंगे उनको हमें पता है कि भाई ये प्लांट वाले ही हैं। ये जो देखो यार जो किंगडम प्लांटे में ऑर्गेनिज्म होंगे उनका हमें पता है कि हाँ भाई ये प्लांट ही है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट वाले फीचर शो कर रहे हैं। वहीं पे जो ऑर्गेनिज्म एनिमल या किंगडम में होंगे उनके बारे में भी हमें पता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एनिमल ही है, ये सारे फीचर एनिमल के ही शो कर रहा है। लेकिन यार इनके पास में कोई बाउंड्री नहीं होती, ये कभी भी किसी का भी फीचर शो करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर अब हम उसके बाद में बोलते हैं कि भाई देखो जो हमारे प्रोटिस्टा होते हैं, जो हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हमने फर्दर कुछ क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि क्राइजोफाइट आ गए, जैसे कि क्राइजोफाइट्स आ गए, डाइनोफ्लैजिलेट आ गए, प्रोटोजोन्स आ गए, ठीक है। अब हमें एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्राइजोफाइट्स के बारे में। ये क्लास है क्राइजोफाइट। अब क्लास क्या होता है यार, ये सब हम लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जस्ट समझ लो यार ये कैटेगरी है, ये ग्रुप है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। क्राइजोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स के अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनका नाम होता है डेस्मिड्स और डायटम्स। अब देखो एनसीईआरटी में भी और वैसे भी हम यहाँ पे डेस्मिड्स के बारे में इतना नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते डायटम्स के बारे में ही है, ठीक है। बाकी इस चीज़ को हमें याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि क्राइजोफाइट्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो अगर एमसीक्यू भी आता है, एमसीक्यू में भी गिवन होगा कि डेस्मिड और डायटम, तो हमें उसको टिक करना है। और अगर थ्योरी में भी आएगा तो फिर भी हमें लिख के आना है कि डेस्मिड और डायटम, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, ये होते क्या है, कैसे, कहाँ पर मिलते हैं। हम कहते हैं जो हमारे क्राइजोफाइट्स होते हैं वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो यार फ्रेश वाटर तो वो होता है जो मतलब बिल्कुल शुद्ध पानी होगा, ठीक है। वहीं पे मरीन वाटर वो होता है जिसके अंदर थोड़ा सा नमक होता है, काफ़ी नमकीन पानी होता है ये, ठीक है। मरीन वाटर नमकीन पानी होता है और फ्रेश वाटर यार अपना शुद्ध पानी होता है। तो हम कहते हैं ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं यार ये मरीन वाटर में भी मिल जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं,
ठीक है, अब हम कहते हैं कि मूव कर सकते हैं या नहीं, तो यार हम बोलते हैं ये लोग मूव नहीं कर सकते। अब आप बताओ, तो अब तो बता ही दो इस चीज़ का आंसर, अब तो दे दो अपने मन में भी, और नहीं तो अभी के अभी कमेंट करके बताओ। यार हमने ये चीज़ बहुत बार पढ़ ली है कि अगर किसी को मूवमेंट करनी है तो उसके पास में फ्लैजुला होगा, और अगर कोई मूव करता है तो उसको हम मोटाइल बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि ये लोग मूवमेंट नहीं करते, तो अगर मूवमेंट नहीं करते तो यार इनके पास में फ्लैजुला नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ तो याद ही हो गई होगी। हम कहते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं यार, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, पानी में रह के ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। हम कहते हैं यार इनकी जो सेल वॉल होती है, अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या इनके पास में सेल वॉल होती है, तो हम कहते हैं हाँ इनके पास में सेल वॉल होती है। तो अब पूछते हैं कि इनके पास में सेल वॉल है तो वो किस चीज़ की बनी हुई है, कैसी सेल वॉल है, तो यार इनके पास में सिलिशियस सेल वॉल होती है। अभी हमने देखा था कि सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज भी होता है, लेकिन इनके जो सेल वॉल होती है उसमें ज़्यादा सिलिका होता है। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिशियस होती है। और इनकी जो सेल वॉल है ना यार, उसका स्ट्रक्चर कैसे है इसको देखो। इनकी जो सेल वॉल है वो कुछ इस तरीके की है, ऐसी इस तरह का इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। तो यार ये कैसा दिख रहा है, ये कुछ सॉप बॉक्स लाइक है। तो हम कहते हैं इनकी जो सेल वॉल है वो सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। सॉप बॉक्स लाइक मतलब साबुनदानी की तरह। यार आपने देखा होगा साबुनदानी कैसी होती है, यहाँ ये एक मतलब वो है, और इसके ऊपर हमने अपना सोप रखते हैं एंड देन वो उसको ऐसे कवर करती है। तो वही बताया हुआ है कि ये जो सेल वॉल होती है ना डायटम्स की, या कह सकते हैं क्राइसोफाइट्स की, वो सोप बॉक्स की तरह होती है। उनका जो दिखने में वो एक सोप बॉक्स की तरह लगते हैं, दिखने में उनकी जो सेल वॉल है वो साबुनदानी की तरह लगती है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से यार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। इसका मतलब क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है जो टूट नहीं सकती, टूट नहीं सकती। देखो यार आप एक चीज़ बताओ, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को मार देंगे तो यार जो उसकी सेल वॉल है वो भी तो टूट जाएगी ना, है ना। लेकिन यार यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इनकी जो सेल वॉल होती है ना यार वो टूट नहीं सकती, वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि यार इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिशियस है। इनकी सेल वॉल के ऊपर एक कवरिंग है सिलिका की। ठीक है, तो ये इनकी जो सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। अब इनकी जो सेल वॉल है वो टूट नहीं पा रही तो क्या होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये ऑर्गेनिज्म अमर है, मतलब हमेशा ज़िंदा रहेंगे, नहीं। देखो यार एक टाइम के बाद ये जो है हमारे डायटम्स, मेनली यहाँ पे डायटम्स की बात हो रही है। ये चीज़ मैंने पहले बता दी थी कि क्राइसोफाइट के अंदर आते तो डेस्मिड भी हैं, लेकिन हम बात ज़्यादातर डायटम्स की करते हैं। तो यार हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे डायटम्स हैं इनकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल है। अब हम कहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ टूट नहीं पा रही है तो क्या होगा, जैसे जैसे ये जो हमारे डायटम्स हैं मरते रहते हैं। भाई हमने अभी देखा कि ये लोग पानी में रहते हैं, डायटम्स पानी में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फिर हम कहते हैं जब ये मरते जाते हैं तो क्या होगा, इनकी जो सेल वॉल है यार वो टूट तो पा नहीं रही है, या कह सकते हैं टूट के पानी में नहीं घुल पाती। तो ये ना क्या करते हैं, इनकी जो सेल वॉल है वो इकट्ठी होती रहती है, इकट्ठी होती रहती है, और लाइक मतलब ऐसे करके बहुत अपनी अलग सी जगह बना लेती है। यार ये अपना पूरा पानी है, ठीक है, ये अपना पानी है, और अब भाई पानी के नीचे क्या होगा, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे पहले शुरुआत में क्या हो रहा है, बहुत सारे डायटम्स हैं, इनकी सेल वॉल ऐसे 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 इकट्ठी होती जा रही है। फिर बहुत टाइम के बाद में क्या होगा कि इनकी सेल वॉल ऐसे करके कुछ अलग सा स्ट्रक्चर बना लेगी, इकट्ठी हो जाएगी यार बहुत सारी सेल वॉल्स। ठीक है, बहुत सारा सिलिका इकट्ठा हो जाएगा, ये समझो। तो जब ये ऐसे इकट्ठे हो गए ना, ये अपनी एक अलग सी जगह बना लेते हैं, और इस चीज़ को ना हम नाम देते हैं डायटोमेशियस। यार यहीं लिखा हुआ है, आप इसको डायटोमेशियस अर्थ, इसको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ऐसा क्यों कहा यार, हमने कहा कि जो डायटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल बनी होती है सिलिका की।
अब सिलिका की सेल वॉल बनी हुई है तो ये टूट नहीं पाती, ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, और इसी वजह से एक टाइम के बाद में ये ना नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और ये इकट्ठा होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं डाईएटमेशियस अर्थ। ठीक है, और ये जो डाईएटमेशियस अर्थ होती है इसका दूसरा नाम होता है डाईएटमाइट। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई ये फालतू में नहीं है कि हम ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ रहे हैं कि हाँ जी ऐसा कुछ होता है, ऐसी कोई डाईएटमेशियस अर्थ होती है, ये हम फालतू में नहीं पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमन्स हैं, हम कुछ भी फालतू में नहीं पढ़ते। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि यार ये जो डाईएटमेशियस अर्थ होती है ना, इसके बहुत सारे काम हैं, इसके बहुत सारे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम बहुत सारे काम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब भाई ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स हर चीज़ में अपना मतलब ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, उन्हें कुछ भी दिख जाता है उसमें वो अपना मतलब ढूंढ लेते हैं, चाहे वो किसी ह्यूमन से देखें या किसी लाइक कह सकते हैं एनिमल वगैरह से देखें या किसी भी चीज़ से, भाई नॉन लिविंग मैटर से भी अपना मतलब निकाल रहे हैं वो, आप समझ सकते हो। तो देखो हमने कहा कि भाई ये जो डाईएटमेशियस अर्थ बन गई, अब इससे उन्होंने क्या निकालना चालू कर दिया, क्या अपना काम निकालना चालू कर दिया उन्होंने। तो यार हम कहते हैं यार इससे उन्होंने क्या किया, ये जो अपनी डाईएटमेशियस अर्थ होती है ना, ये पोरस होती है, इसमें काफ़ी सारे छेद होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुगाड़ लगाया इंसानों ने, और ये जो धरती थी डाईएटमेशियस अर्थ, ये काफ़ी इसके अंदर छेद होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इससे फिल्ट्रेशन का काम करने लग गए। जो हमारे रिफाइन वगैरह होते हैं, रिफाइन ऑयल, उसको छानने लग गए इसमें से। समझ रहे हो आप, जो हमारी डाईएटमेशियस अर्थ थी उसकी हेल्प से अपने तेल वगैरह को छानने लग गए। बताओ कितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम, उसी तरीके से अपने जो कफ सिरप्स आते हैं, जब खांसी वगैरह होती है तो कफ सिरप मिलते हैं यार डॉक्टर से, तो ये उसको भी यहाँ पे छानने लग गए इसी से ही, डाईएटमेशियस अर्थ से। ठीक है, अब ये जो होते हैं ना, ये जो हमारी डाईएटमेशियस अर्थ होती है, ये थोड़ी सी ना ऐसे यार खुरदीली सी होती है, तो ये इससे क्या करते हैं, मेटल पॉलिशिंग में हेल्प हो गई इनकी, ह्यूमंस की। यार मेटल को पॉलिश करने लग गए इसी धरती पे, रगड़ रगड़ के। ये मान लीजिए यार कोई ऐसे होती नहीं है, वो ग्रिटी सी जगह होती है, खुरदीली सी, तो उसमें हम किसी भी चीज़ को ईजिली ना ऐसे रगड़ सकते हैं। जैसे कि हमारी पेंसिल है, अगर मैं जस्ट इमेजिन इस डाईएटमेशियस अर्थ पे ऐसे ऐसे रगड़ूंगी तो ये इसमें ना थोड़ी सी शाइन मतलब उतरने लग जाएगी इसकी ये चीज़ तो, लेकिन जब हम मेटल को ऐसे करते हैं ना तो वो पॉलिश होने लग जाती है, चमकने लग जाती है। तो वही चीज़ है कि हमने मेटल पॉलिशिंग में भी इसको इस्तेमाल किया। ठीक है, उसके बाद में हमने इसको रेफ्रिजरेटर्स में भी हेल्प किया। रेफ्रिजरेटर्स में जो इंसुलेटर्स वगैरह होता है उसमें इसकी मदद ली हमने। ठीक है, तो ये तो थे हमारे डाईएटमेशियस अर्थ के काम। और मैं बताऊँ जो लाइक CBSE या मतलब जो लोग स्कूल के एग्ज़ाम्स देंगे वहाँ पे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपको थ्योरी दे देंगे यार, उसमें क्या आपको जैसे समझाया ना, आप पॉइंट वाइज भी लिखोगे ना आपको और अच्छे से नंबर मिलेंगे। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ नीट की या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, CUET वगैरह, तो यार वहाँ पे भी MCQs काफ़ी ज़्यादा आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे अभी तक डाइटम्स की। अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो यार अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है जिसका नाम होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो अभी तक हमने अपना एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया, कौन सा, क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के बारे में हमने क्या क्या कहा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा भाई जो क्राइजोफाइट्स होते हैं उसके अंदर दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डायटम और डेस्मिड। ठीक है, हमने कहा भाई हम ना मेजरली यहाँ पे डायटम्स के बारे में बात करने वाले हैं। डायटम्स के बारे में हमने क्या कहा, हमने कहा भाई ये ना जो होते हैं डायटम्स, ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं। ठीक है, हमने कहा भाई ये जो होते हैं ये फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, यानी कि ये ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम कहते हैं ये जो होते हैं हमारे डायटम्स, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बड़ी अलग सी होती है। इनकी सेल वॉल के ऊपर एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो मतलब क्या कह सकते हैं हम, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। सिलिका की सेल वॉल है तो इसलिए हम उसको नाम दे देते हैं सिलिशियस सेल वॉल। ठीक है,
अब ये जो सिलिशियस सेल वॉल है ये बड़ी ज़िद्दी टाइप्स होती है, यानी कि यार ये ना टूटती नहीं है, ठीक है, और टूट के बिखर नहीं जाती पानी में, ये ना इकट्ठी होती रहती है। जैसे जैसे डायटम्स मरते गए तो ये क्या करेंगे, जो इनकी सर डायटम्स की जो सेल वॉल होती है वो नीचे इकट्ठी होती रहती है पानी में, या कह सकते हैं समुद्र के नीचे इकट्ठी होती रहती है। और जब बहुत सारी मतलब सेल वॉल ऐसे इकट्ठी हो जाती है तो वो एक अलग तरह का स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम नाम देते हैं डायटमेशियस अर्थ, और उसी का दूसरा नाम होता है डायएटमाइट, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई ये जो डायटमेशियस अर्थ होती है ये ऐसी फालतू में नहीं है काम आती, मतलब फालतू की नहीं है, ये हमारे काम आती है। कैसे काम आती है भाई, इसे हम अलग अलग जगह इस्तेमाल करते हैं। हम इसे फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। फिल्ट्रेशन किसकी भाई, तेल की फिल्ट्रेशन, ऑयल्स वगैरह की, और कफ सिरप की, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई ये जो होते हैं ये रेफ्रिजरेटर्स में भी हेल्प करते हैं। फिर हम कहते हैं ये जो होती है हमारी डायटमेशियस अर्थ, ये मेटल पॉलिशिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो ये सब तो हमारे डायटम्स के बारे में। और हम एक और पॉइंट कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो दिखने में कैसी होती है, वो साबुनदानी की तरह होती है, यानी कि सॉफ्ट बॉक्स लाइक होती है, ठीक है। तो ये था हमारे डायटम्स के बारे में, ये कह सकते हैं क्राइसोफेट्स के बारे में। अब हम अपना नेक्स्ट ग्रुप पढ़ते हैं जिसका नाम होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स नाम सुन के ऐसा लग रहा है हम किसी डाइन वगैरह की बात कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होता। और तो सबसे पहले तो हम कहते हैं भाई ये जो होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं। डायटम्स तो पानी मरीन वाटर में भी मिल रहे थे और फ्रेश वाटर में भी मिल रहे थे। ये कहाँ पे मिलते हैं, ये ज़्यादातर मरीन वाटर में मिलते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 80 to 90% ये मरीन वाटर में मिलते हैं। बच्चे कुछ यार बाकी फ्रेश वाटर में मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है। हम कहते हैं ये ना अलग अलग कलर के होते हैं, मतलब यह कह सकते हैं भाई ये जो डाइन है ये अलग अलग कलर की होती है, ठीक है। येलो भी हो सकते हैं, ये रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई इनकी सेल वॉल कैसी होती है, तो हम लोग बोलते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, या कह सकते हैं सेलुलोजिक प्लेट्स की बनी होती है। और इनकी मतलब काफ़ी मोटी सी सेल वॉल होती है। वहाँ पे जो सेल वॉल थी वो सिलिका की बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और सिलिका की बनी होती है, ठीक है, वो सॉरी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं ऐसे है सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ना इसके ऊपर एक और कवरिंग है जिसको हम नाम देते हैं पेक्टिन। हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो हमारी सेल वॉल है डाइनोफ्लैजिलेट की, उसके ऊपर यार एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसको हम कहते हैं पेक्टिन, ठीक है, ठीक है। अब हम कहते हैं क्या ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो हाँ वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे थे डायटम से, और ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं भाई ये कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास में यार कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स, ठीक है। अब हम कहते हैं भाई ये जो होती है सेल वॉल इन मतलब सॉरी यार मतलब आज में क्या कर रही हूँ यार, बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है। देखो जब हमने डायटम्स के बारे में पढ़ा तो हमने कहा कि डायटम्स के पास में फ्लैजिला नहीं होता। अभी अभी पढ़ा हमने कि जो डायटम्स होते हैं उनके पास में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इनके पास में फ्लैजिला होता है और 2 फ्लैजिला होते हैं। वहाँ पे यार एक भी फ्लैजिला नहीं था और यहाँ पे 2 फ्लैजिला होते हैं। और वो 2 फ्लैजिला भी कैसे होते हैं, किस तरीके होते हैं यार। एक फ्लैजिला तो ना मान लो ये ऐसे हमारा डाइनोफ्लैजिलेट है, एक फ्लैजिला तो ऐसे है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स, और एक फ्लैजिला हमारा ऐसे है लॉन्गिट्यूडनल। तो 2 फ्लैजिला है, एक हमारा ट्रांसवर्स और एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, ओके। फिर अपना कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग हमारे डाइनोफ्लैजिलेट के। देखो यार कुछ ना डाइनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो कि रेड टाइड कॉज करते हैं। अब भाई रेड टाइड क्या होता है, ये वो वाला टाइड नहीं है, ठीक है, सरफ वाला टाइड नहीं है, ये अलग है। देखो यार रेड टाइड का मतलब है ये हम पानी में ही मिलते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट भी। तो यार ये लोग क्या करते हैं, तो यार देखो होता क्या है कि ये लोग पानी में मिलते हैं समुद्र में, और ये ना क्या करते हैं यार उस पूरे समुद्र को ना लाल रंग का बना देते हैं, मतलब और इसी चीज़ को ना हम लोग बोलते हैं रेड टाइड,
हमारा समुद्र है यार ये, इसको पूरा इन्होंने लाल कर दिया, पूरा रेड कलर का बना दिया, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेड टाइड। ठीक है, तो अब ऐसा भाई कैसे हो गया, मतलब क्या इन्हें बहुत तो मतलब चोट वोट लग गई, खून वून बह गया, ऐसा नहीं होता यार, या इनकी किसी से लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा खून बह गया, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, साइंटिफिक बायो की लैंग्वेज में देखते हैं यार। ये जो डाइनोफ्लैजुलेट्स होते हैं इनके ना कुछ मेंबर्स होते हैं, या कह सकते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि डाइनोफ्लैजुलेट कौन से ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। तो 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, गोन्यूलेक्स और जिम्नोडियम। ये ना रेड टाइड करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं यार, ये लोग क्या करते हैं यार, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। अब एक बात बताओ, आप कुछ इस तरीके से इमेजिन करो या फिर इस तरीके से याद करो यार, हुआ क्या कि जैसे कि कोविड में क्या हुआ था, एक बंदे को कोविड हुआ तो पूरी फैमिली को हो रहा था। कैसे यार, जो इफ़ेक्टेड पर्सन था उससे बाकी लोग इफ़ेक्ट हो रहे थे, और साथ में क्या हुआ, इसी तरीके से हमारी वो डिसीज़ मतलब फैल गई, महामारी फैल गई। तो यहाँ पे भी आप ऐसे याद करो, एक डाइनोफ्लैजुलेट था, एक कोई डाइनोफ्लैजुलेट था, उसको चोट लगी और उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब भाई उसने क्या किया, उसकी चोट की वजह से बाकी लोगों को भी चोट लगती रही और सबका बहुत ज़्यादा खून बहता गया, और इसी वजह से इन्होंने रेड टाइड कॉज कर दिया। आई नो बहुत ही बेकार ट्रिक है याद करने के लिए, लेकिन यार आपको मैं बताऊँगा एग्जाम्पल से याद करने में डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए ऐसी बेकार ट्रिक्स हम शेयर करते रहेंगे। और कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। तो याद कर लेना आप ऐसे ही याद इसको। और कौन से ऑर्गेनिज्म क्रॉस करते हैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, गोन्यूलेक्स और जिम्नोडियम। ठीक है, उसके बाद में अब कुछ आते हैं हमारे पॉइजनस डाइनोफ्लैजुलेट, यानी कि जो यार जानलेवा है हमारे लिए। ठीक है, कौन से होते हैं, इसमें भी गोन्यूलेक्स का नाम है। ये गोन्यूलेक्स बहुत ही बेकार डाइनोफ्लैजुलेट है, ठीक है, बहुत ही बदतमीज़ टाइप है। तो हम कहते हैं यार गोन्यूलेक्स होता है, और साथ में कैटनेला। ये क्या करते हैं यार, ये ना जो पॉइजनस डाइनोफ्लैजुलेट है, ये क्या करेंगे, ये एक तरह से मतलब जो मछली होती है उसके अंदर बीमारी करते हैं, मछली को पैरालाइसिस हो जाता है, पैरालाइटिक शेलफिश बोलते हैं इसको हम, पैरालाइटिक शेल पॉइजनिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में PSP। मेन बात क्या है यार, देखो ये जो डाइनोफ्लैजुलेट है ये क्या कर देते हैं, हमारे पास में जो शेलफिश होगी या फिर फिश होती है उसके अंदर ये डिसीज़ कोज करते हैं, और वो उसको तो पैरालाइज हो गया, ठीक है, मछली को, ठीक है। लेकिन फिर जब वो मछली हम लोग खाते हैं, या मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फ़िश जब वो खा लेते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो फिर भाई मरने के चांसेस हो जाते हैं और डेथ के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो यही था। पॉइजनस डाइनोफ्लैजुलेट्स कौन से होते हैं, गोन्यूलेक्स और कैटनेला। ठीक है, फिर कुछ आते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। भाई ये क्या चीज़ होती है यार, ये वो होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं। अब भाई ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा सा वर्ड। देखो यार, इसका मतलब होता है ये ना चमकते हैं, रात के टाइम ज़्यादा चमकते हैं। आपने जुगनू देखे हैं, देखना सर्च करना है जुगनू, ठीक है, जुगनू सॉन्ग नहीं, जुगनू होते हैं, कौन से सॉन्ग में है वो, देख, यस, गलियां सॉन्ग है, उसमें एक सीन आता है जिसमें वो लाइक जुगनू को हाथ में उठा लेते हैं ऐसे करके। यार मतलब रात होती है और ब्लू कलर के होते हैं, वो चमकते हैं। ठीक है, ये वो नहीं होते, लेकिन मैं समझा रही हूँ बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है। बायोल्यूमिनेसेंस में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म ना चमकते हैं, ठीक है, तो जुगनू की तरह ही होते हैं, बस ये याद करो कि ये ना चमकते हैं। ठीक है, और कौन से चमकते हैं उनका नाम याद रखना है, नॉक्टिलुका, पायरोडियम और पायरोसिस्टिस, ये 3 होते हैं। अब यार अगर आप सोच रहे हो हम इतने सारे एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे, तो यार इसका ना कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है, शॉर्ट नोट्स बनाओ और उससे याद करो। और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो मुझे बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी अपने शॉर्ट नोट्स, फिर आप अच्छे से याद कर सकते हो इन्हें। और क्योंकि शॉर्ट नोट्स से क्या होगा यार, ये नोट्स भी हमें चाहिए, लेकिन शॉर्ट नोट्स से ये होता है कि यार उसको ना हमें, अगर हमें एग्जाम्पल्स याद करने हैं तो आप अगर किसी चीज़ को डेली 1 हफ्ते तक करोगे, अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं होते यार कि 5-6 पेजेस के बन रहे हैं, ऐसा कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक 2-3 पेजेस में होते हैं अपने शॉर्ट नोट्स। और उसको हम क्या करते हैं, हैंडी होते हैं, हाथ में पकड़ के कहीं भी मतलब लाइक 5 मिनट में अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं उससे। तो जब हम डेली 5-5 मिनट ऐसे देंगे तो फिर हमें चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में तक हमारा प्रोटेस्टा कंप्लीट हो जाएगा।
पूरा प्रोटिस्टा किंगडम है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम फंगाई कर लेंगे और फिर वायरस, बस फिर हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन हम इसे काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर देंगे और काफ़ी अच्छे से भी। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड येस, थैंक यू अगेन।